Hello, all of you. I am Dr. Avinash, welcoming all of you to my YouTube channel. Uh, Today we are going to discuss I use GK for AIPGT and other state PSC preparations. देखिए, आप सब लोगों को पता है आयुष जीके आजकल के एग्जाम से सिनारियो में कितना इंपॉर्टेंट हो गया है। क्योंकि अगर आप 3 साल 4 साल के प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर देखेंगे, ग्रेजुअली आयुष जीके के क्वेश्चंस के नंबर्स इंक्रीज हुए हैं। वे लास्ट ईयर करीब 9 से 10 क्वेश्चन आयुष जीके से आया था। तो अगर आपको अपनी रैंक बढ़ानी है, आयुष जी के पढ़ना पड़ेगा, इस पे कोई शक शुबा नहीं है। ठीक। एंड दूसरी बात यह है, जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था उस समय मैंने ये प्रॉब्लम फेस किया था, आयुष जीके के जो कंटेंट है बहुत बिखरे से हैं। हमें एग्जैक्टली कहीं से हर एक पॉइंट नहीं मिलता है, बहुत अलग अलग जगह से ढूंढना पड़ता है, जिसमें बहुत समय जाता है। एंड दूसरी बात, आयुष जी के याद करने के ट्रिक्स ये नहीं बताते कोई। तो बार बार सेम चीज पढ़ के रटना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स रहते हैं तो अलग अलग चीजें रहते हैं जिसको याद करना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो हम मेरा कोशिश ये रहेगा, एक लेक्चर सीरीज कंडक्ट कराएंगे आयुष जी के एआईपीजीडी के, पहले पहले खत्म भी कर देंगे सो दैट आप तैयारी अच्छे से कर लोगे। एंड इससे हम हर चीज कवर कर लेंगे जो आयुष जी के रिलेटेड क्वेश्चन हैं। एंड साथ साथ हम इसको कोड एंड ट्रिक के थ्रू भी पढ़ेंगे कि आपकी जो रिमेम्बरिंग पार्ट है इसका तो अच्छे से हो जाए, याद कर लो आप सही से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से शुरू करेंगे पहले। देखिए यहाँ पे सर्बानंद सोनोवाल जी हैं, आप सब बहुत पॉपुलर चेहरा है ये आयुर्वेद के, मतलब आयुष डिपार्टमेंट के, क्योंकि ये ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर है। ठीक है। मुंजापा महेंद्र भाई कुलुभाई, ये हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। कैबिनेट मिनिस्टर हैं सोनोवाल जी, कुलुभाई जी हैं स्टेट मिनिस्टर। ठीक है, आयुष डिपार्टमेंट। नेक्स्ट आती है राजेश कटेजा सर, ये तो हमारे सेक्रेटरी ऑफ आयुष है। इन तीनों के फेसेस आप अच्छे से देख लो, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, मतलब ऐसे ये कौन है आइडेंटिफाई आ भी सकता है, क्योंकि बहुत पॉपुलर चेहरे हैं। अगर आप कोई डिपार्टमेंट के अंडर हो, उसकी मिनिस्ट्री के बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है। अब देखते हैं आयुष डिपार्टमेंट के कुछ एसेट्स है, क्या क्या आयुष डिपार्टमेंट के पास है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नेशनल इंस्टीट्यूशन। नेशनल इंस्टीट्यूट कितने हैं? टोटल 12 हैं। उनमें से आयुर्वेद के कितने हैं? 4 है। बता सकते हो कौन 4 है? अय्या है, बीएचयू है, एनआईए एंड जामनगर, ये 4 नेशनल इंस्टीट्यूट हैं। ठीक है। और 5 रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। मैं बात कर रहा हूँ होल आयुष मिनिस्ट्री की, इसमें आयुर्वेदा होम्योपैथी सब कुछ आते हैं। ठीक है। टोटल इसमें 7 ब्रांचेस आयुर्वेद के हैं, मतलब 7 ब्रांचेस आयुष के हैं, सब इसके अंडर आते हैं, आगे बताऊंगा उसके बारे में। तो ऑल ओवर आयुष मिनिस्ट्री में 12 नेशनल इंस्टीट्यूट हैं, 5 रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैं, 1 पीएसयू और 2 सबऑर्डिनेट्स। पीएसयू एक है, सबऑर्डिनेट्स 2 हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कोई भी सिस्टम चलाने के लिए मैन पावर इंपॉर्टेंट होता है। तो आयुष सिस्टम के लिए आयुष प्रैक्टिशनर्स कितने हैं? 755 780। तो 7 से लेके नंबर शुरू होता है 755 780। ये अब तक जो गवर्नमेंट का रिसेंट डाटा है उसके हिसाब से इतने आयुर्वेद प्रैक्टिशनर्स हैं। ठीक है, आयुर्वेद नहीं, आयुष प्रैक्टिशनर्स है। नेक्स्ट, 101 इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल सपोर्टेड अंडर नेशनल आयुष मिशन। ठीक है, नाम नेशनल आयुष मिशन जो बोलते हैं, उसके अंडर 101 इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल्स बने। ठीक है। ये हो गया एसेट्स ऑफ आयुष मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री के पास क्या क्या चीजें हैं, आगे फिर देखते हैं। हिस्ट्री, पहले जो मिनिस्ट्री बना था कैसे बना था, और उसका नेमिंग कब हुआ, और स्वतंत्र रूप पे आयुष मिनिस्ट्री कब बना, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स है, देखते हैं। देखिए, पहले हम अभी जो आयुष मिनिस्ट्री देखते हैं, ये आयुष मिनिस्ट्री नहीं, ये था डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। ठीक है, ISM&H नाम से ये परिचित था। एंड ये कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था 1995। आप लोग पैदा नहीं, मतलब पैदा नहीं हुए होंगे, तो उसके 2-3 साल पहले ये शुरू हो गया था। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी ये करके। उसके बाद 2003 में आयुष टर्मिनोलॉजी कॉइंड हुआ। ठीक है, इसका नाम आयुष, इसको नेम कर दिया गया आयुष के ऊपर इसमें 2003 में। ठीक है। फिर आता है 2024 जनरल इलेक्शन के बाद, बीजेपी गवर्नमेंट पावर में आता है। उस समय क्या होता है कि आयुष को एक अलग मिनिस्ट्री बना दिया जाता है। 9 नवंबर 2014, 9 नवंबर 2014 में आयुष को एक स्वतंत्र
मिनिस्ट्री की आज्ञा दी गई है। ठीक है, तो डेट भी याद रख लो, 9 नवंबर है, दिसंबर से जस्ट पहले, 2015 से जस्ट पहले ये काम हो गया। ठीक है। और फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज में कौन थे? श्रीपद नायक करके ये थे, जो कि फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे। ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इंक्लूड्स, टोटल आयुष मिनिस्ट्री के अंडर कितने ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं, बता सकते हो? टोटल 7 है, आगे देखेंगे इसका नाम क्या क्या है। देखो, आयुर्वेदा, आपको पता है आयुष का फुल फॉर्म क्या है? आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये आपको पता है। दो चीजें एक्स्ट्रा इसमें एडेड है, क्या क्या एडेड है? नेचुरोपैथी एडेड है और सोआ रिग्पा एडेड है। ठीक है, ये दोनों चीजें इसके अंडर आ जाते हैं। और सोआ रिग्पा क्या है? ये ना एमची सिस्टम ऑफ मेडिसिन, उसका नाम अलग से बोला जाता है। और ये पर्टिकुलरली भूटान और तिब्बत, चाइना, हिमालयन रीजन ऑफ इंडिया, यहाँ पे इसका प्रैक्टिस होता है। ठीक है। अब देखते हैं आगे। देखिए, आयुष की जो डेवलपमेंट है, पंचवार्षिक योजना के थ्रू इसके ऊपर थोड़ा 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 काम होना शुरू हुआ है। मतलब शुरू हुआ था तब से, जब पहले हुआ था क्या, कुछ कॉमिटीज पहले ना, कुछ कमिटीज फॉर्मेशन हुआ था। आयुष डिपार्टमेंट कैसे बना है, उसके एजुकेशन सिस्टम कैसे रखें, इसके बारे में अलग अलग मतलब कमिटीज बने हैं, जैसे कि बोर कमिटी है, 1946 में बना है बोर कमिटी। बाकी अलग कमिटीज हैं जिसके बारे में हम आपको आगे पढ़ाएंगे। ठीक है। बस अभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है, बोर कमेटी कब बना था? 1946 में बना था। ठीक है, बोर कमेटी। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 बना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आया 1989 में, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002। ये सब चीजें क्या किए? इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है, मतलब इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी, इनका कहना था कि जो आयुष सिस्टम है, हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है, उस समय तो आयुष नहीं था, आईएसएमआरएच था, इसका भी रोल रूरल मासेस में ज्यादा हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करने में इसका अच्छा खासा रोल बन सकता है। इसके ऊपर ये पॉलिसी में, मतलब उसके ऊपर डेवलपमेंट्स आए। ठीक है, ग्रेजुअली। देखिए, आयुष मिनिस्ट्री जो बना है ये एक कंटिन्यूएशन प्रोसेस है। पहले उसके लिए कुछ लॉज, रूल्स, रेगुलेशन बनाए गए, फिर आईएसएम एंड एच एस्टैब्लिश हुआ, धीरे धीरे उसके ऊपर पॉलिसी चेंज होते रहे, चेंज होते रहे, फिर जाके आयुष मिनिस्ट्री बना है। ठीक है। नेक्स्ट, मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष। आयुष पहले इतना अभी जैसे अग्रेसिवली आयुष डिपार्टमेंट काम कर रहा है, उस समय उतना ज्यादा डोमिनेंस आयुष का नहीं था। तो 1998 से 2002 में जो नाइन्थ 5 ईयर प्लान था, पंचवार्षिक योजना, 9th नंबर का जो था, उसमें क्या किया गया था कि आयुष के जो ह्यूमन रिसोर्सेस हैं, जो टीचिंग, मतलब टीचिंग मैनर्स है, जो इक्विपमेंट चाहिए उन्हें, हर चीज में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ाया था। ठीक है। तो 9th 5 ईयर प्लान में डिपार्टमेंट, मतलब आयुर्वेद वगैरह जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने काम करना शुरू किया था। ठीक है। The department was renamed to Ayush in November 2003, and the National Rural Health Mission was subsequently launched in 2005 to integrate Ayush practitioners in national health programs in primary healthcare services। देखो, सीधी सी बात है, 2003 में आयुष डिपार्टमेंट रिनेम हुआ। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, NRHM, ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? ये बढ़िया क्वेश्चन बनता है। 2005 में ये एस्टेब्लिश हुआ था, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ठीक है। और इसमें क्या किया गया, जो आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं, मतलब जो आयुर्वेद, बाकी ट्रेडिशनल मेडिसिन के डॉक्टर हैं, उनको प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करने में एंगेज किया गया। ठीक है। नेक्स्ट, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा बनता है यहाँ से, TKDL क्या है? इसका फुल फॉर्म याद रखना पहले चाहिए, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है उसका एक डिजिटल लाइब्रेरी है, TKDL उसका फुल फॉर्म है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है, TKDL जो है ये कोलैबोरेशन किन किन के बीच है? आयुष के साथ ये CSIR, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR का एक जॉइंट वेंचर है।
ठीक है। और इसका मेन काम क्या है, टिकट बनाने का क्या लॉजिक है, क्या जरूरत पड़ी। पायरेसी आपको पता है। तो इंडियन जो हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज है, अगर कोई और देश उसको पेटेंट करा के ले जाए तो लॉस अल्टीमेटली इंडिया का है। तो ये पायरेसी रोकने के लिए, ठीक है, हमने क्या किया, डॉक्यूमेंटेशन करना शुरू कर दिया इलेक्ट्रॉनिकली। हमारे पास जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, ठीक है, उसको इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन हिसाब से हम अपलोड करना शुरू कर दिए। और कहाँ पे अपलोड किए हैं, डिजिटल लाइब्रेरी जो हमने बनाया है, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी में हमने इसको डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दिया। ठीक है। तो टीकेडीएल के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, टीकेडीएल क्या है, बेसिकली इसका काम क्या है। आगे से कभी कोई टीकेडीएल बोल दे तो आप ब्लैंक नहीं होगे, इसके बेसिक चीज जो है आपको ये पता रहना चाहिए। ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन जब बनेगा ऐसे एक स्टेटमेंट दे देगा, ये किसका काम है, टीकेडीएल, धारा, आयुष पोर्टल, ऐसे करके चार ऑप्शन रहेगा, आप उसमें आइडेंटिफाई कर पाओ ये आपका। ठीक है। अब कुछ इंस्टीट्यूट देखेंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर आता है, और उसके जो डायरेक्टर जनरल उनके नाम। सीसीआरएस, इसका फुल फॉर्म पहले याद रखो, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस, इसमें एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्योंकि एब्रिविएशन के जो ऑप्शंस बनेंगे, सबका फुल फॉर्म निकालोगे तो सीसीआरएस ही बन रहा होगा, थोड़ा बहुत चेंजेस कर देते हो आप, फिर से आप कंफ्यूज हो जाते हो वहां पे। ठीक है। तो इसका जो हेड कौन है, डॉक्टर रवि नारायण आचार्य शाह है, जो हमारे उड़ीसा से ही बिलोंग करते हैं, सीसीआरएस का डायरेक्टर जनरल। ठीक है। तो इसको कैसे याद रखोगे, आयुर्वेदिक के आचार्य हैं, आयुर्वेदिक के आचार्य, ऐसे याद करो। नेक्स्ट देखो, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा नेचुरोपैथी, CCRYN। योगा एंड नेचुरोपैथी, उनके रिसर्च सेंटर एक ही है, अलग अलग नहीं है। इसलिए तो मैंने बोला कि 5 रिसर्च सेंटर मेनली है, एक आयुर्वेद का है, दूसरा योगा एंड नेचुरोपैथी का है, तीसरा यूनानी का है, चौथा सिद्ध का है, पांचवा होम्योपैथी का है। ठीक है। तो अभी देखते हैं योगा एंड नेचुरोपैथी के डायरेक्टर जनरल कौन है, मतलब CCRYN के डायरेक्टर जनरल कौन है। राघवेंद्र राव लिखा है, इंद्र याद रखो आप, इंद्र योगा करते, ठीक है, उनको नेचुरल ट्रीटमेंट लेना पसंद था, तो राघवेंद्र ये आएगा, तो आप लगा लेना CCRYN के हेड ये है। और आता है यूनानी, यूनानी उर्दू वाली चीज है जहाँ पे ज्यादातर तो CCRYM, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, ये भी दिल्ली में एस्टेब्लिश्ड है। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, आसिम अली खान। क्योंकि यूनानी उर्दू से रिलेटेड है तो उनके जो हेड रहेंगे वो खान रहेंगे, तो आसिम अली खान ये है। नेक्स्ट देखिए, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन सिद्धा, CCRS। देखो, CCRAS पूछा है कि CCRS पूछा है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्वेश्चन सही से पढ़ना, CCRAS है फिर CCRS है, ध्यान से। और सिद्ध कहाँ पे चलता है, सिद्ध हमेशा तमिलनाडु में चलता है। सिद्ध सिस्टम में वो लोग क्या देते हैं, मिनरल मेडिसिन का ज्यादातर प्रयोग सिद्ध वाले करते हैं। ठीक है। तो के कनकवल्ली, तो नाम साउथ इंडियन से लगता भी है, के कनकवल्ली, ये है तमिलनाडु के CCRS के हेड। ठीक है। और सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, ये भी दिल्ली में एस्टेब्लिश्ड है, CCRH, अनिल खुराना, खुराना जी की होम्योपैथी दुकान, ऐसे करके याद रखो। तो अनिल खुराना है, आसिम है यूनानी के, अनिल अनिल है होम्योपैथी के। ठीक है। याद रहा नाम। इनके लोगोस भी एक बार देख लो, अरे उसका लोगो कैसा है, मतलब CCRS का। योगा वाला लोग आप समझ सकते हो देख के ही, यूनानी वाला लोगो आप देखो, यहाँ पे उर्दू में कुछ लिखा हुआ होगा तो समझ सकते हो। ठीक है। डन, हो गया याद ये। और एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखो, टोटल 5 हमारे पास जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है। ठीक है। आयुष डिपार्टमेंट के अंदर, नाम तो आपको पता हो गया। सबके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, दिल्ली में, सिर्फ एक का तमिलनाडु में, वो कौन सा है, सिद्ध वाला। ठीक है। CCRS, गॉट इट। आगे चलते हैं।
अब देखते हैं अ, जो हमारा एनसीआईएसएम है, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, न्यू दिल्ली में एस्टेब्लिश्ड है। इनका चेयरपर्सन कौन है? अब ये एनसीआईएसएम हमारा रूल एंड रेगुलेशन सब तय करता है। पहले पहले क्या था? सीसीआईएम था, वो उठ गया 2020 में, हम लोग एनसीआईएसएम हमें मिला। तो एनसीआईएसएम के हेड है देव पुजारी सर, जो नागपुर से बिलोंग करते हैं, डॉक्टर देव पुजारी जयंत यशवंत। ये है चेयरपर्सन, ठीक है। और नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी, एनसीएच, ये है अनिल खुराना जी, ठीक है। तो ये दोनों, देखिए अनिल खुराना जी एनसीआईएस मतलब एनसीएच का भी हेड है, और आप यहाँ पे भी देखो सीसीआरएच के भी वो डायरेक्टर जनरल है, ठीक है। अब देखते हैं लैब्स। बेसिकली लैबोरेटरीज क्या क्या पे आप देख लो यहाँ पे। एक है PCIM&H, फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी। फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन, IM कवर्ड हो गया, एंड H फॉर होम्योपैथी, ठीक है। ये कहाँ पे है क्वेश्चन, ये बहुत बार आया है, गाजियाबाद में है, ठीक है। प्रोफेसर वैद PK प्रजापति, ये डायरेक्टर इंचार्ज है इनके, PCIM&H के। तो फार्मा का भी है प्रजापति, ऐसे याद रख लो, उनका हेड का नाम ऐसे याद हो जाएगा। एंड इंपॉर्टेंट बात, ये कहाँ पे एस्टेब्लिश्ड है, यहाँ इस क्वेश्चन को बहुत बार आया है एग्जाम में, AIPGT में आया है, और बाकी के PSC वगैरह में क्वेश्चन बहुत बार आपको मिलेगा पारिक करते हुए। तो ये गाजियाबाद में एस्टेब्लिश्ड है, याद रखो इसको, ठीक है। अब देखेंगे जो नेशनल इंस्टीट्यूट हमारे हैं, उनके एस्टेब्लिशमेंट ईयर कब है, ठीक है। NIA 1976, इसको कैसे याद रखोगे? नेत्रों की संख्या कितनी है? 76 है, ठीक। तो आपको NIA में पढ़ने का मन था, NIA के पढ़ने का सपना था, आंख आप देख रहे थे ऐसे, तो NIA के ऊपर आपका नजर था। तो नजर नेत्ररोग 76, तो NIA एस्टेब्लिश हुआ 1976 में। इसके VC कौन है? संजीव शर्मा जी हैं, जो कि सर्जरी से हैं। पहले हिमाचल में बहुत सही इनका प्रैक्टिस था, प्रफुल्ला में, फिर वो आ गए यहाँ पे NIA के हेड बन के, ठीक है। NIA को रिसेंटली डीम्ड टू यूनिवर्सिटी घोषित की गई है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। वो भी 2020 में हुआ है। नेक्स्ट सीरीज में हम क्या करेंगे, जो ईयर वाइज जीके है उसको हम ऐसे अपलोड करेंगे, 2020 में क्या क्या घटनाएं हुई थी, 21 में क्या क्या हुआ, ऐसे करेंगे, ठीक है। तो आपको ईयर याद रखने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, देखिए बेसिकली इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन, IMPCL, ये कहाँ पे एस्टेब्लिश्ड है? ये क्वेश्चन आ सकता है। ये उत्तराखंड में मिलता है, जो पर्टिकुलरली आयुर्वेदिक दवाइयाँ बहुत उत्तराखंड में मतलब बन के आता है। अब अपना जो PG अगर ज्वाइन करेंगे आप लोग, तो देखोगे जो दवाइयाँ बन के आती है ना नॉर्थ इंडिया में, ऑलमोस्ट सारे उत्तराखंड से ही बन के आती है। तो इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन में बना के देता है, ठीक है। और अटैच्ड ऑफिस क्या है? नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, NMPB, ठीक है। ये इसका मेन ऑफिस जो है ये तो दिल्ली में है, पर इसके हेड कौन है? प्रोफेसर तनुजा नेसरी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये है नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड के, ठीक है। अब आगे देखते हैं धारा प्रोजेक्ट। धारा इज द एक्रोनिम फॉर डिजिटल हेल्पलाइन फॉर आयुर्वेदा रिसर्च आर्टिकल्स। धारा में आपको क्या मिलेगा? पर्टिकुलरली धारा में मिलेगा आपको एक डिजिटल हेल्पलाइन है, उस पर सर्च करोगे तो आयुर्वेद रिसर्च आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इट इज द फर्स्ट comprehensive ऑनलाइन इंडेक्सिंग सर्विस exclusively for research articles published in the field of Ayurveda। धारा स्पेसिफिकली आयुर्वेद के फील्ड में जो रिसर्च आर्टिकल्स है आपको धारा में मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है, धारा प्रोजेक्ट जो शुरू हुआ था ये किन किन के कोलैबोरेशन में शुरू हुआ है?
धारा प्रोजेक्ट में तीन लोग इंपोर्टेंटली प्रेजेंट है। एक है सीसीआरएस, दूसरा एवीटी, आयुर्वेदिक, दी आयुर्वेदिक ट्रस्ट, ठीक है, और तीसरा आता है स्विस आयुर्वेदिक मेडिकल एकेडमी, सामा। ये तीन मिलके बनाते हैं धारा प्रोजेक्ट। और सामा का क्या काम है? वो स्विट्जरलैंड में कैसे आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन को या फिर अल्टरनेटिव मेडिसिन को लोग एक्सेप्ट करें, गवर्नमेंट रिकॉग्निशन मिले, उसके ऊपर वो लोग काम करते हैं। तो सीसीआरएस, एवीटी एंड सामा तीनों मिलके बनाते हैं धारा प्रोजेक्ट, ठीक है। ये जरूर जरूर याद रखना है इसको। अब देखते हैं नेशनल आयुष मिशन। नाम, ठीक है, नाम कब शुरू हुआ? ये नाम शुरू हुआ है, देखिए, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है नाम, जो कि लॉन्च हुआ था 15/9/2014 for implementing through states. The National Ayush Mission was approved for its further contribution till March 2020 for cabinet in 2017. देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ ये चीज है क्या। और देखिए, जो यहाँ पे आपको नाम प्रोग्राम मिलता है, जैसे कि नेशनल आयुष मिशन, नेशनल आयुष मिशन में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 12,500 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने के लिए प्रोजेक्ट आया है। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था एआईपीजीटी में, कितने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनने वाले हैं? तो आंसर शुड बी 12,500। ये हमारा प्रोजेक्टेड नंबर है, ठीक है। और तो बता रहा था कि 15/9/2014 में ये स्टार्ट हुआ था, नेशनल आयुष मिशन, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया कि एक कैबिनेट मिनिस्ट्री का एक बैठक हुआ 2017 में। और उनका ये था कि नेशनल आयुष मिशन जो है इसको हम मार्च 2020 तक कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से प्लान एक्सटेंड होते चला गया, ठीक है। एंड अभी जो फिलहाल इसका मेन एम ये है कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 2023 और 24 तक पूरा 12,500 जो है आयुष वेलनेस सेंटर बन जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। शुरू कब हुआ था नेशनल आयुष मिशन? 2014 में, जब आयुष डिपार्टमेंट बना उस समय ये चीज शुरू कर दी गई, ठीक है। ये नंबर कितना है? 12,500 आयुष वेलनेस सेंटर है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है, आपको फुल फॉर्म पूछेगा। NMPB का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, आप ये बताओ, ठीक है। एंड ये शुरू कब हुआ था? ये हुआ था 24 नवंबर 2000 में। अभी 24 साल हो गए करीब NMPB को शुरू हुए। और ये कैसे काम करता है? एक आयुष मिनिस्ट्री का ये एक सेक्शन के हिसाब से काम करता है। जो इसका मेन एम क्या रहता है जी? कंजर्वेशन, कल्टीवेशन हो प्लांट्स के, उसके ट्रेड हो, एक कोई एक्सपोर्ट करे प्लांट मटेरियल्स के, इस सब के ऊपर ये काम करता है नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखते हैं VCS डबल M P ये करके एक स्कीम है, जैसे कि वॉल्यूंटरी सर्टिफिकेशन स्कीम फॉर मेडिसिनल प्लांट प्रोड्यूस। इस स्कीम के अंतर्गत NMPB, नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, इन्होंने क्या किया? कोलाबोरेशन किया। किसके साथ किया? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके साथ इनका कोलाबोरेशन। और कोलाबोरेशन का फायदा क्या होगा? जो प्लांट्स हम अभी देख रहे हैं उसके क्वालिटी सही है, सेफ्टी एस्पेक्ट्स देखेंगे, ठीक है। तो जो कलेक्ट प्लांट, मतलब इसका मेन काम कलेक्शन भी तो है, कल्टीवेशन भी तो है नेशनल मेडिकल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड का। तो प्लांट बोर्ड जो चीज कलेक्शन करेगा, जो चीज कल्टीवेट करेगा, उसका क्वालिटी जैसे सही हो, ठीक है, इसके ऊपर VCS M P काम करता है, ठीक है। ये बिल्कुल ध्यान रखना। इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। और ये कोलैबोरेशन किन किन के बीच हुआ है ये भी पूछा जा सकता है। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो कि NMPB और QCI, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया, इन दोनों का कोलैब में DCS M P बनता है, ठीक है।
अब पीएम वृक्ष आयुर्वेद वृक्ष आयुष योजना, ठीक है, वृक्ष आयुष योजना क्या है? ये हुआ था करीब 4,000 crores financial package under Atmanirbhar Bharat to promote cultivation, post-harvest, management and marketing of high-value medicinal plants. तो इस चीज, अगर आप इसमें बजट भी थोड़ा याद कर सकते हो तो कर लो। करीब 4,000 crores, इतने रुपए का फाइनेंशियल पैकेज जो है आत्मनिर्भर भारत स्कीम के अंडर लोगों को दी गई है कि आप जो हाई मेडिसिनल वैल्यू प्लांट्स है उसका कल्टीवेशन, मैनेजमेंट और मार्केटिंग कराओ। ठीक है। तो एक अच्छी चीज याद रखने लायक बात यह है कि करीब 800 हेक्टेयर जमीन जो है गंगा नदी के रिवर बैंक के, उस गंगा को क्लीन करने के मिशन में वहां के साइड में प्लांटेशन किए गए इस पीएम वृक्ष आयुष योजना के अंडर। ठीक है, ये याद रखना। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। वर्ल्ड यूनानी डे कब है, हेल्थ डे कब है, ये सब चीजें एक बार देखते हैं जो मतलब स्पेसिफिकली रिलेटेड है आयुष के साथ, उसको पहले देखते हैं। यूनानी डे, यूनानी मीन्स यूनियन, वन एंड वन मिलके 11 बनाते हैं। और वैलेंटाइन वीक आप सोच ही सकते हो फेब में आता है, तो यूनियन फेब में होगा, तो 11 फेब यूनानी डे। ठीक है। और वर्ल्ड हेल्थ डे ये कब शुरू, मतलब ये कब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं? ये तब करते हैं ना जब WHO का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, 7 अप्रैल, वही है वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड होम्योपैथी डे क्या है? इसमें 10 अप्रैल है। अब इसको ऐसे याद रखो, जो होम्योपैथिक आप यूज करते हो ड्रॉप्स के फॉर्मेट में करते हो, ये दवाई ले लो 10 बूंदा पानी में डाल के पी लेना, होम्योपैथ डॉक्टर ऐसे बात करते हैं आपसे। तो 10th आप ऐसे याद कर लो, 10 अप्रैल में होम्योपैथी डे आता है। ठीक है। और ऐसे बोलते हैं ना, चार चार कभी आप अगर होम्योपैथी दवाई आप कभी यूज किए हो, वो क्या करते हैं, इसमें गोली रहते हैं उनमें, और उसपे कुछ लिक्विड्स जो उनके एक्सट्रैक्ट वगैरह होते हैं उसको डाल देते हैं, डाल के बोलते हैं कि 4 4 गोली दिन में आप ले लेना। तो पहले 10 ड्रॉप डाल देंगे उस गोली को, मेडिकल उसका मेडिसिनल वैल्यू बढ़ाने के लिए, क्योंकि गोली तो चीनी का होता है, उस पे उनके जो एक्सट्रैक्ट है उसके 10 ड्रॉप्स डाल दिए। ठीक है। और हमें क्या बोले कि आप 4 4 गोली लेते रहना। तो 4 मतलब 4th मंथ, अप्रैल, 10 ड्रॉप्स डाले हैं तो 10th 10th अप्रैल आएगा होम्योपैथी डे। ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, ये सबको पता है सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? 21 जून को होता है सबसे लंबा दिन, और उसी दिन को इंटरनेशनल योगा डे के हिसाब से मनाया जाता है। ठीक है, ये तो आप आराम से याद कर सकते हो। फिर देखो, नेशनल सोवा रिक्वा डे। ठीक है। सोवा से आप याद रखो सितंबर में आएगा जरूर। ठीक है। सोवा रिक्वा दो दो चीज साथ साथ आए हैं तो 11 लगा लो यहाँ पे भी, तो 11 सितंबर आ गए। सोवा से सितंबर, सोवा रिक्वा दो जो सेम वर्ड यूनियन करके रखे हैं, तो 11 सितंबर ये आपका आ गया नेशनल सोवा रिक्वा डे। नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, ये है 3 मार्च को। ठीक है, इम्यूनाइजेशन 3 मार्च को ये होता है। और नेशनल नेचुरोपैथी डे कब हुआ था? 18 नवंबर। ठीक है। देखो, नवंबर, नेचुरल नवंबर, इसे याद रखो, नेचुरल नवंबर, तो नवंबर में आएगा ये तो याद रख लो। ठीक है। और आप नेचुरली अडल्ट कब बन जाते हो? 18th के बाद। ठीक है। तो नेचुरल नवंबर, द नेचुरोपैथी डे नवंबर 18th को आएगा। ठीक। सिद्ध डे, कैसे याद रखेंगे? सिद्ध आपको सिद्धि तब मिलेगी जब साल का एंड होगा, तुरंत तुरंत काम, 1 साल काम करोगे दिसंबर में जाके आपको सिद्धि मिलेगी। तो 23rd ऑफ दिसंबर जो है ये नेशनल सिद्ध डे। एक साथ मेरे साथ रिपीट कर लो। यूनाइटेड डे यूनियन हुआ 11 फरवरी, फरवरी में हुआ। ठीक। हेल्थ डे, आपको पता है WHO किस दिन एस्टेब्लिश हुआ था? 7 अप्रैल में हुआ था। होम्योपैथी डे, 10 बूंद 4 बार, 10th अप्रैल हो गया आपका ये। इंटरनेशनल योगा डे, सबसे बड़ा दिन, 21 जून। सोवा रिगवा, 11 तो आएगा, सोवा से सितंबर। इम्यूनाइजेशन कब हुआ? 3 मार्च। ठीक है। और नेचुरोपैथी, नेचुरल कब होता है? 18 साल। फिर नेचुरल नवंबर, तो 18 नवंबर हो गया आपका नेशनल नेचुरोपैथी डे। और सिद्ध डे, सिद्धि लास्ट में मिलेगा, दिसंबर में मिलेगा, तो 23rd दिसंबर। जैसे आपको याद रखनी है। ठीक है।
गोल्डन ट्रायंगल प्रोजेक्ट, देखो यहाँ पे गोल्डन ट्रायंगल प्रोजेक्ट इज एम टू सेट अप एन इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी मिशन फॉर साइंटिफिक वैलिडेशन ऑफ क्लासिकल बेस्ट आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स फॉर द आइडेंटिफाइड डिसीज कंडीशन। देखो, जो गोल्डन ट्रायंगल प्रोजेक्ट था, ये पहले तीन एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जैसे कि आयुष का सीसीआरएस आ गया अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन में, आयुष में से रिसर्च के, और जनरल साइंस के आ गया सीएसआईआर, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, सीएसआईआर आ गया, और मॉडर्न मेडिसिन का आ गया इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, आईसीएमआर, सीएसआईआर, सीसीआरएस, ये तीन एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन मिल गए, और ये है गोल्डन ट्रायंगल। और ये जो गोल्डन ट्रायंगल प्रोजेक्ट है, इसका मेन काम क्या है, मेन एम इसका क्या है, तो हमारा आयुर्वेद की दवाइयां हैं, पर्टिकुलरली इस डिजीज में ये दवाई काम करता है, इसको साइंटिफिकली कैसे वैलिडेट किया जाए, इसका मेन एम ये था गोल्डन ट्रायंगल प्रोजेक्ट का। मान लीजिए हम श्वास कुठार रस श्वास में देके इफेक्ट देखते हैं कि हाँ काम करता है, इस चीज को हम कैसे एस्टेब्लिश करें कि श्वास कुठार रस एंटी इंफ्लेमेटरी फंक्शन दिखाता है, एंटी मतलब ये अस्थमेटिक फंक्शन दिखाता है, कि ब्रोंकोडायलेटर जैसे काम करता है, तो ये कैसे काम करता है, ये सब चीजों को अगर हम टेक्निकली साइंटिफिकली एस्टेब्लिश कराएं, ये एम था गोल्डन ट्रायंगल प्रोजेक्ट का। ठीक है, अब देखते हैं कुछ पोर्टल है, एक नमस्ते पोर्टल है, इसके बारे में आगे भी एक और स्लाइड मिलेगा आपको। नमस्ते पोर्टल जो है, ये नेशनल आयुष मॉर्बिडिटी स्टैंडर्डाइज टर्मिनोलॉजीज इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल। देखो, नमस्ते का फुल फॉर्म एक है, नमस्ते मतलब हाथ जोड़ के नमस्ते करना नहीं है, एन फॉर नेशनल, ए फॉर आयुष, एम फॉर मॉर्बिडिटी स्टैंडर्डाइज्ड टर्मिनोलॉजीज इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल। तो ये मॉर्बिडिटी वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मॉर्बिडिटी कोड्स के साथ डील कौन करता है, नमस्ते पोर्टल करता है। और ये नमस्ते पोर्टल कब लॉन्च किया गया था, ये लॉन्च हुआ था सेकेंड आयुर्वेदा डे। तो मतलब 2016 में हमने फर्स्ट आयुर्वेद डे मनाया, 16 में, और 17 में जो सेकेंड आयुर्वेदा डे था, 17 अक्टूबर, उस दिन नमस्ते पोर्टल लॉन्च हुआ। तो पोर्टल प्रोवाइड्स स्टैंडर्डाइज्ड टर्मिनोलॉजीज एंड मॉर्बिडिटी कोड्स फॉर आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। नमस्ते पोर्टल आयुष के सारे सिस्टम ऑफ मेडिसिन को लेता नहीं है अपने अंडर, ये लेता है आयुर्वेदा सिद्धांत यूनानी, इन तीनों को लेता है। ठीक है, मान लीजिए अरुचि मतलब क्या है, अरुचि मतलब एनोरेक्सिया है, ये जो अरुचि का एनोरेक्सिया के टर्मिनोलॉजी पे स्टैंडर्डाइजेशन कराया जाना, ये नमस्ते पोर्टल में आपको मिल जाएगा। अरुचि शब्द का अर्थ अगर कोई एलोपैथ साइंस वाला ढूंढे, आगे नमस्ते पोर्टल में ढूंढेगा अरुचि मतलब क्या है, एनोरेक्सिया है। तो ये काम नमस्ते पोर्टल करता है। Morbidity codes provide comprehensive classification of disease described in the traditional system of medicine। तो मॉर्बिडिटी कोड क्या करता है, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन के अंडर डिजीजेस हैं उनको क्लासिफाई करता है। ठीक है, तो ये नमस्ते पोर्टल समझ गए, कब हुआ था शुरू, सेकेंड थाइरॉइड डे में शुरू हुआ था। ठीक, वो कब था, 17 अक्टूबर 2017, 17 दोनों यहाँ पे आएंगे, 17 अक्टूबर 2017। इसमें आयुष के आयुर्वेद सिद्ध यूनानी आया है, योगा और होम्योपैथी नेचुरोपैथी ये सब नहीं आया, ये तीनों के ऊपर ये बेस्ट है। ठीक है, और ये डील करता है एम्पर मॉर्बिडिटी कोड्स के साथ। ये 3 पॉइंट आपके दिमाग में सेट हो जाने चाहिए। अब देखेंगे नेशनल आयुर्वेदा डे। तो अगर मैंने अभी बोला 2017 को सेकेंड आयुर्वेदा डे आया था, तो फर्स्ट आयुर्वेदा डे कब सेलिब्रेट हुआ होगा, यानी कि ऑब्वियस बात है, 2016 में सेलिब्रेट हुआ होगा। एंड ये कब सेलिब्रेट होता है, इसके लिए कोई पर्टिकुलर डेट है क्या, नहीं है, कोई डेट पर्टिकुलरली नहीं है, बस धन्वंतरी जयंती, धन्वंतरी जी की जयंती जब आएगा उस साल में, उसी दिन को आयुर्वेद डे के हिसाब से मनाया जाएगा। तो फर्स्ट आयुर्वेद डे जो है, उस साल की धन्वंतरी जयंती जो धनतेरस है, वो आया था 28 अक्टूबर। ठीक है, नॉर्मली अक्टूबर महीने में आयुर्वेद डे आ ही जाता है, क्योंकि धनतेरस उसी महीने में आता है। तो 28 अक्टूबर में फर्स्ट आयुर्वेद डे 2016 में शुरुआत, मतलब ये स्टार्ट किए थे हम लोग सेलिब्रेट करना। तो थीम फॉर फर्स्ट आयुर्वेदा डे वाज आयुर्वेदा फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज। फर्स्ट जब आयुर्वेदा के ट्रीटमेंट हमने मतलब आयुर्वेदा डे मनाना शुरू किया, हर साल का कोई ना कोई थीम रहता है,
चाहे वो योगा डे हो या फिर आयुर्वेदा डे हो, कोई एक थीम तो जरूर रहता है। तो स्टार्टिंग हम लोगों ने कहाँ से किया है, स्टार्टिंग किया आयुर्वेदा डे को सेलिब्रेट एक लाइफस्टाइल डिजीज जो कि बहुत ही कॉमन है, हर घर में आता है, डायबिटीज से शुरू किए। ठीक है। और इस साल जो रिसेंट ईयर है 2024 2024, इसमें आयुर्वेदा डे कब सेलिब्रेट होना है, ये एक बढ़िया लॉजिक है। देखो 2016 में कब आया था, 28 अक्टूबर। ठीक। एक जस्ट डे बाद 29 अक्टूबर 2024 को आ रहा है नाइन्थ आयुर्वेदा डे। ठीक है। हम इस बार 29 अक्टूबर को मनाने वाले हैं आप अपना नाइन्थ आयुर्वेदा डे, ये बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है। अब ना थीम देखते हैं, हर साल का आयुर्वेद डे का क्या क्या थीम था। चलो ठीक है। पहले तो मैंने आपको बोल दिया कि फर्स्ट 2016 से शुरुआत हुआ है। डेट अगर ज्यादा याद नहीं रहता है तो कोई बात नहीं, आपको तीन डेट तो बिल्कुल याद है अभी मेरे हिसाब से। अक्टूबर 28 2016 का है। फिर 17 अक्टूबर 2017, जिस दिन नमस्ते होटल लंच हुआ था, यही तो था सेकेंड एनिवर्सरी डे, ये तो आपको पता होगा। तो अभी अब 2024 का कब आने वाला है एनिवर्सरी डे, आपको तो बोल दिया मैंने अभी, वो 29 अक्टूबर को आएगा। ठीक, ये तीन डेट तो आपको ऑलरेडी याद है। अब बस थीम याद करते हैं। ओके। 2016 डायबिटीज के लिए बोल दिया कि बहुत ही कॉमन था, तो फास्ट उन्होंने डायबिटीज को ही उठा लिया। फिर 17 को क्या हुआ, पेन मैनेजमेंट। हम लोग उस समय अपने यूजी में थे, और ज्यादातर पेशेंट कहाँ क्यों आते हैं, आयुर्वेदा हॉस्पिटल, जॉइंट्स पेन वगैरह लेके। तो तब देखे नेक्स्ट कॉमन अगर कोई चीज है वो जॉइंट पेन से, तो पेन मैनेजमेंट कर दिए 2017 में, पेन मैनेजमेंट उसका थीम रहा। ठीक है। मैं ना आपको एक इसका ट्रिक बताता हूँ। ठीक है। एक आपको पता है डेली प्रैक्टिस पेपर, जब हम आकाश में कोचिंग वगैरह लेते थे नीट, जब उस समय क्या था, नीट नीट की तैयारी कर रहे थे, उस समय था डीपीपी दिया जाता, डेली प्रैक्टिस पेपर, आप ऐसे याद रखो, डीपीपी। फिर आएगा एलसीपी, डीपीपी एलसीपी, ऐसे याद रखना है आपको, पहले डीपीपी एलसीपी, मेरे साथ रिपीट करो, डीपीपी एलसीपी। डी फॉर डायबिटीज, पी फॉर पेन मैनेजमेंट, फिर से पी पब्लिक हेल्थ, क्योंकि आपको पता है डायबिटीज के बाद पेन मैनेजमेंट आया था, सेकंड भी आएगा तब जाके पब्लिक हेल्थ है। ठीक है। एलसीपी क्या है, लंजिविटी, कोविड, पोषण। ठीक है। आयुर्वेदा फॉर लंजिविटी आ गया, आयुर्वेदा फॉर कोविड आ गया, आयुर्वेदा फॉर पोषण, डीपीपी एलसीपी हो गया है। हर दिन हर घर आयुर्वेदा 22 में ये है, हर दिन हर घर, हर वर्ड दो बार यूज हुआ है तो 22, टू टू, ऐसे याद रखो, हर दिन हर घर ये आएगा तो 22 में होगा। डन। आयुर्वेदा फॉर हेल्थ, ये 2023 का नारा है, समझ गए। डीपीपी एलपीपी अगर आपको, एलसीपी अगर आपको याद है, और अगर ये आपको पता है कि 2016 से आयुर्वेदा डे हम लोग सेलिब्रेट करना शुरू किए हैं, तो आप हर का आराम से थीम उसका आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। ठीक है। डायबिटीज, पेन मैनेजमेंट, पब्लिक हेल्थ, डीपीपी, लंजिविटी, कोविड एंड पोषण, एलसीपी, खत्म। हर दिन हर घर दो बार आ गया, 2022 लिख लो। ठीक। और आ जाए आयुर्वेदा फॉर हेल्थ 2023। गॉट इट। नेक्स्ट, आयुर्वेदा डे के बाद आता है योगा डे, ये देख लेते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा हैज बीन सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड एनुअली ऑन 21 जून। देखो, पहले हमने योगा मनाना शुरू किया, योगा डे पहले सेलिब्रेट हुआ था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर जाके हमने आयुर्वेदा डे सेलिब्रेशन शुरू किया है। तो इस बात से आप ये तो बिल्कुल समझ ही सकते हो कि योगा डे 2015 से शुरू हुआ होगा, क्योंकि आयुर्वेदा डे तो 2016 से शुरू हुआ था, राइट। और मैं ये भी आपको बता चुका हूँ, सबसे लंबा दिन जिस दिन होता है उसी दिन योगा डे सेलिब्रेट हुआ था, राइट। सबसे लंबा दिन कब होता है, June 21, हर साल का, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इसीलिए उसको हम योगा डे करके सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। तो फॉलोइंग द इनिशियल proposal, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली adopted the draft resolution entitled Day of Yoga. The first day was
फर्स्ट योगा डे कब ऑब्जर्व हुआ था? 21 जून 2015। थीम ऑफ फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे वाज योगा फॉर हार्मनी एंड पीस। तो फर्स्ट टाइम जब योगा डे हमने शुरुआत किया, क्योंकि योगा को ग्लोबल स्तर में सबने एक्सेप्ट किया था। तो वसुधैव कुटुंबकम, हम सबको अपने फैमिली मानते हैं, तो पहले हम क्या चाहेंगे एज ए इंडियन? इंडियन लोग चाहेंगे कि सब में हारमोनी और पीस रहे। ठीक है, तो हारमोनी और पीस के लिए हमने फास्ट योगा डे मनाया, ये हमारा थीम था। नेक्स्ट बाकी योगा डे जो सेलिब्रेट है उनके थीम याद कर लेते हैं। देखो, इसका टेबल है। तो योगा डे को समझ याद रखने के लिए एक ट्रिक आपको बताता हूँ। देखिए, कोई बच्चा 15 साल का होता है, उसमें क्या आते हैं? हार्मोनल चेंज आते हैं। तो ऐसे याद रखो, हार्मोन हार्मनी हार्मोन्स के इसके हिसाब से याद कर लो, 2015। फिर 16 साल की ऐसे बोलते हैं कि यंग हो गया इंसान तो यूथफुलनेस कब आएगा? 16 साल में आएगा। तो यूथ हो गया 16। ठीक है, फिर जो यूथ बनता है वो क्या करता है? अपने वेलनेस के बारे में ज्यादा सोचने लगता है यूथ बनने के बाद। तो वेलनेस के लिए आ गया 2017। फिर उसको समझ में आता है कि जिंदगी में हमेशा अपनी खुशी जरूरी नहीं है, मेंटल पीस ज्यादा वैल्यू रखता है। तो 2018 में आ गया पीस ठीक है। फिर 19, हम कोई भी टीन एज का लास्ट एज क्या होता है? 19 होता है टीन एज में। तो उसमें इंसान को हार्ट ब्रेक मिलता है, ऐसे याद रखो। तो हार्ट का ब्रेक क्या, मतलब योगा फॉर हार्ट 2019। हार्ट ब्रेक के बाद क्या होता है? इंसान समझ जाता है जिंदगी में अपने कौन है, फैमिली वाले हैं। तो योगा विथ फैमिली, योगा एट होम 2020। कोविड की टाइम थी तभी ये चीज लंच हुआ था, पर हमें याद रखना है ना, हम इसलिए इसको ऐसे याद। ठीक है, तो पहले मैंने कैसे बोला, रिपीट करो मेरे साथ। 2015 हॉर्मोन्स, और मैं उसके बाद यूथफुलनेस आ गया 16 में। 17 में क्या हुआ? अपने वेलनेस के बारे में ज्यादा सोचने लगा वो। उसके बाद उसको 18 में समझ में आ गया मेंटल पीस ज्यादा जरूरी है। 19 टीन एज का लास्ट एज है, क्या हो गया? हार्ट, हार्ट ब्रेक हो गया, योगा फॉर हार्ट। फिर 2020 क्या हुआ? योगा एट होम, योगा विथ फैमिली। ठीक है, होम एंड फैमिली याद रख सकते हो आप। फिर 2021 योगा फॉर वेलबींग, योगा फॉर वेलबींग। और 2022 क्या है? ह्यूमैनिटी। ऐसे याद रखेंगे इस चीज को। ह्यूमैनिटी को कैसे याद रखेंगे? देखो, आप किसी के हाथ, ह्यूमैनिटी मतलब मानविकता। कोई इंसान बहुत दुखी है, दरिद्र है, आप उसका हाथ पकड़ो। तो दो हाथ आप ऐसे पकड़ रहे हो किसी के, ऐसे याद रखो कि 2 2 करके 22 आ गया आपका। दोनों हाथ आप पकड़े किसी को हेल्प करने के लिए, सहारा देने के लिए, ह्यूमैनिटी दिखाने के लिए, तो 22 में आएगा वो चीज। और अभी G20 सम्मेलन हुआ था, वसुधैव कुटुंबकम 2023। समझ सकते हो इस बात को? ठीक है, एक आप कंफ्यूजन आ सकता है, वेलनेस कहाँ पे, वेलबींग कहाँ पे? हमेशा इंसान फैमिली के वेलबींग के बारे में चिंता करता है, खुद के वेलनेस के बारे में चिंता करता है। तो फैमिली के बाद क्या आएगा? उनके वेलबींग 2021 वो है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनो, एक ही बार में याद रखना आप। ठीक है, दोबारा जाके घर पे देखने की जरूरत कम पड़ेगी। 2015 मेरे साथ आप रिपीट करो, हार्मोनल चेंजेस। फिर 16 में क्या आ गया? 16 में आया यूथफुलनेस आया। फिर 17 में वेलनेस के बारे में चिंता करने लगा। 18 में क्या हुआ? पीस ज्यादा जरूरी है। 19 हार्ट ब्रेक हो गया। 20 क्या हुआ? पता चल गया कि फैमिली सब कुछ है, योगा विद फैमिली, योगा एट होम, ये आ गया। फैमिली के वेलबींग के बारे में सोचने लगा, योगा फॉर वेलबींग। फिर 22 में क्या आ गया? योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक है, दो दो हाथ किसी के पकड़ के सहारा दे रहे हो, ह्यूमैनिटी दिखा रहे हो। फिर 2023 योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, डन। तो इस लेक्चर में हम लोग कवर करते हैं यहाँ तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे आयुष ग्रिड वगैरह, जो डिजिटल इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने ले रखा है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ई चरह का क्या है, आयुष आयुष ग्रिड टोटल इन टोटल क्या है, ये औषधि क्या है, आयुष संजीवनी क्या है, ये जो पॉइंट्स है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। नमस्ते।